हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए ज़्यादा देर बात नहीं करूँगी, मैं सेशन को आगे बढ़ाती हूँ। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज का टॉपिक है हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, मतलब एसटीडीएस के बारे में पढ़ने वाले हम। एसटीडी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एसटीडी एंड एचआईवी एड्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, ठीक है, एंड एचआईवी एड्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोनोरिया इज कॉज्ड बाय विच ऑर्गेनिज्म? क्या है? गोनोरिया इज कॉज्ड बाय विच ऑर्गेनिज्म, मतलब गोनोरिया किस जीवाणु से होता है? बताइए, जो गोनोरिया डिसीज होती है वो किस जीवाणु से होती है? गोनोरिया किस जीवाणु से होता है? तो ऑप्शन ए है ट्रेपोनेमा पैलिडम, ऑप्शन नंबर बी है हमारा नीजेरिया गोनोरिया, ऑप्शन नंबर सी है हमारा एचआईवी, ऑप्शन डी है हेपेटाइटिस बी वायरस। तो बताइए गोनोरिया किस जीवाणु से होता है? किस जीवाणु से होता है गोनोरिया? बताइए जल्दी। गोनोरिया सुनिए ना आपने, बताइए गोनोरिया किस जीवाणु से होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, नीजेरिया गोनोरिया। क्या हो जाएगा? नीजेरिया गोनोरिया राइट आंसर हो जाएगा। गोनोरिया जो है नीजेरिया गोनोरिया से होता है और यह मूत्र एवं जननांग मार्ग को प्रभावित करता है। क्या करता है? यह मूत्र एवं जननांग मार्ग को प्रभावित करता है गोनोरिया, ठीक है। तो राइट आंसर आप लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है टू क्वेश्चन है हमारा, एड्स वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड इन दिस ईयर, मतलब एड्स पहली बार किस वर्ष पहचाना गया था? बताइए एड्स किस वर्ष पहचाना गया था? पहली बार किस वर्ष पहचाना गया था एड्स? बताइए जल्दी। 1981 में, या फिर 1975 में, या फिर 1990 में, या फिर 1965 में? किस बार पहचाना गया था? बताइए पहली बार कब देखा गया था एड्स को? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आप वीडियो को अगर स्किप करेंगे तो आपका ही लॉस होगा, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आप आराम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन को याद नहीं करना पड़ेगा। एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए इनको आराम से, तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो प्लीज मैं आपको यही बोलूंगी कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो 1981 इसका राइट आंसर लगा लीजिए। क्या हो जाएगा? 1981 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एड्स पहली बार 1981 वर्ष में पहचाना गया था, ठीक है। 1981 में पहचाना गया था एड्स, लिख लीजिए 1981 में एड्स पहचाना गया था। कंफ्यूज मत होइएगा, अच्छे से ध्यान से पढ़िए, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। राइट आंसर लगा लीजिए आप 1981। क्वेश्चन नंबर 2 का 1981 लगा लीजिए। एड्स 1981 में अमेरिका में पहली बार देखा था, ठीक है। अमेरिका में पहली बार देखा था एड्स, ठीक है। कहाँ देखा था? 1981 में अमेरिका में, इंडिया में नहीं, अमेरिका में देखा गया था। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए इसका। सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 3 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेड ऑफ एचआईवी ट्रांसमिशन, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एचआईवी का संचरण तरीका नहीं है पूछा है। बताइए इनमें से एचआईवी का संचरण तरीका कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए है हमारा अनप्रोटेक्टेड सेक्स, मतलब असुरक्षित यौन संबंध, ऑप्शन बी है हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब रक्त चढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी है हमारा ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब स्तनपान, ऑप्शन डी है हैंड शेकिंग, मतलब हाथ मिलाना। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एचआईवी का संचरण तरीका नहीं है? बताइए एचआईवी इनमें से कौन से तरीके से नहीं फैलता है, ये बताइए। नहीं फैलता है, फैलने का नहीं पूछो, फैलता नहीं है, वो कौन से तरीके से नहीं फैलेगा एचआईवी, ये बताइए। राइट आंसर क्या होगा इसका? देखिए एचआईवी किससे? असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी फैलता है, ठीक है। रक्त चढ़ाने से भी एचआईवी फैल सकता है, स्तनपान कराने से इससे भी फैल सकता है, तो हाथ मिलाने से
हाथ मिलाने से HIV नहीं फैलता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाथ मिलाना है। हैंड शेकिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हैंड शेकिंग राइट आंसर हो जाएगा इसका। HIV यौन संबंध रक्त चढ़ाने या माँ से बच्चे को होता है, ठीक है। अगर माँ HIV पॉजिटिव है तो बच्चे को भी हो जाता है, ठीक है। तो हाथ मिलाने से नहीं होता है, हाथ मिलाने से क्या होता है, HIV नहीं होता है। अगर बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है अगर माँ, और उस माँ को HIV है, HIV पॉजिटिव है, तो वो बच्चे को भी हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा फोर क्वेश्चन है हमारा, विच टेस्ट इज कॉमनली यूज्ड फॉर HIV डायग्नोसिस। क्या है, विच टेस्ट इज कॉमनली यूज फॉर HIV डायग्नोसिस, मतलब HIV की जांच के लिए कौन सा परीक्षण सामान्य है। अब बताइए इनमें से HIV जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो ऑप्शन ए है विडाल टेस्ट, ऑप्शन बी है एलिसा, ऑप्शन सी है मेंटॉक्स, ऑप्शन डी है RPR। तो बताइए क्या हुआ, HIV की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। पर ये आंसर तो पता होगा, जिसको भी आंसर पता है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बी होता है एलिसा। जो टेस्ट होता है, एलिसा टेस्ट किस में होता है, HIV में होता है, ठीक है। एलिसा टेस्ट HIV में होता है, HIV एलिसा टेस्ट HIV में किया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 का। HIV जांच के लिए एलिसा टेस्ट सबसे सामान्य है। क्या है, सबसे सामान्य है एलिसा टेस्ट HIV के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 5 क्वेश्चन है हमारा, कॉमन सिम्टम्स ऑफ सेकेंडरी सिफिलिस इज, मतलब द्वितीयक उपदंश का सामान्य लक्षण है। बताइए द्वितीयक उपदंश का सामान्य लक्षण है, क्या लक्षण है इनमें से। तो ऑप्शन ए है रेस ऑन स्किन, मतलब त्वचा पर चकत्ते, ऑप्शन बी है पैरालिसिस मतलब लकवा, ऑप्शन नंबर सी है हमारा जॉइंटिस मतलब पीलिया, ऑप्शन डी है कफ मतलब खांसी। तो बताइए द्वितीयक उपदंश का सामान्य लक्षण क्या है, सामान्य लक्षण है इनमें से कौन सा लक्षण है बताइए। राइट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका आप ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रेस ऑन स्किन। क्या हो जाएगा, रेस ऑन स्किन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब त्वचा पर चकत्ते इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वितीयक उपदंश का सामान्य लक्षण है त्वचा पर चकत्ते, ठीक है। द्वितीयक उपदंश में त्वचा पर चकत्ते और बुखार दिखते हैं, ठीक है। द्वितीयक उपदंश में त्वचा पर चकत्ते और बुखार दिखते हैं। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 6 क्वेश्चन है हमारा, जापानीज इंसेफेलाइटिस इज ट्रांसमिटेड बाय। क्या है, जापानीज इंसेफेलाइटिस इज ट्रांसमिटेड बाय, मतलब जापानी इंसेफेलाइटिस किसके द्वारा फैलता है। बताइए जापानी इंसेफेलाइटिस किसके द्वारा फैलता है, किसके द्वारा फैलता है इनमें से। तो ऑप्शन ए है क्यूलेक्स मॉस्किटो, मतलब क्यूलेक्स मच्छर, ऑप्शन नंबर बी है हमारा एनोफ्लिस मॉस्किटो, मतलब एनोफ्लिस मच्छर, ऑप्शन नंबर सी है टिक मतलब किलनी, ऑप्शन नंबर डी है रेड फ्ले मतलब पिस्सू। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। जापानी इंसेफेलाइटिस किसके द्वारा फैलता है, बताइए किसके द्वारा फैलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, देखिए पिस्सू से नहीं फैलते हैं, ठीक है, ना ही किलनी से फैलते हैं, और एनाफ्लीज मच्छर से तो फैलेंगे नहीं। तो कौन सा मच्छर बचा है, क्यूलेक्स मच्छर से जापानी इंसेफेलाइटिस फैलता है, ठीक है। किससे फैलता है, किसके द्वारा फैलता है जापानी इंसेफेलाइटिस, तो क्यूलेक्स मॉस्किटो के द्वारा फैलता है, ठीक है। जापानी इंसेफेलाइटिस क्यूलेक्स मच्छर द्वारा फैलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 7 क्वेश्चन है हमारा, मेन सिम्टम ऑफ इंसेफेलाइटिस इज। क्या है, मेन सिम्टम ऑफ इंसेफेलाइटिस इज, मतलब इंसेफेलाइटिस का मुख्य लक्षण है। बताइए क्या लक्षण है इंसेफेलाइटिस का। तो ऑप्शन ए है सीवियर हेडेक, मतलब तेज सिर दर्द, ऑप्शन बी है हमारा चेस्ट पेन मतलब सीने में दर्द,
ऑप्शन सी है डायरिया मतलब दस्त, ऑप्शन डी है स्वेलिंग इन लेग्स मतलब पाँव में सूजन। तो बताइए क्या हुआ इसका राइट आंसर? इंसेफेलाइटिस का मुख्य लक्षण है, क्या लक्षण है बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। सीवियर हेडेक, इंसेफेलाइटिस में क्या होता है? सीवियर हेडेक होता है मतलब तेज सिर दर्द होता है। क्या होता है? तीव्र सिर दर्द, तेज सिर दर्द होता है, ठीक है। इसमें मस्तिष्क प्रभावित होता है। क्या होता है? इंसेफेलाइटिस में मस्तिष्क प्रभावित होता है जिससे तेज सिर दर्द और दौरे भी आ सकते हैं, ठीक है। दौरे भी आते हैं इसमें। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 8 क्वेश्चन है हमारा, वैक्सीन इज अवेलेबल फॉर। क्या है? वैक्सीन इज अवेलेबल फॉर मतलब किसके लिए टीका उपलब्ध है? बताइए इनमें से किसके लिए टीका उपलब्ध है, ये तो बता ही देंगे आप। बताइए इसका राइट आंसर, टीका किसके लिए उपलब्ध है? HIV में टीका देते हैं क्या? जापानी इंसेफेलाइटिस में देते हैं क्या टीका, या फिर गोनोरिया में देते हैं, या फिर वॉर्म इन्फेस्टेशंस में देते हैं? बताइए किस में देते हैं टीका? टीका किसके लिए उपलब्ध है? इनमें से किसके लिए उपलब्ध है टीका बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 8 का? IMP क्वेश्चन है ये, IMP में टिक कर लीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। किसके लिए देते हैं? तो जापानी इंसेफेलाइटिस के लिए देते हैं, ठीक है। किसके लिए देते हैं टीका? जापानी इंसेफेलाइटिस में टीका उपलब्ध है, टीका दे सकते हैं जापानी इंसेफेलाइटिस में। जापानी इंसेफेलाइटिस के लिए टीका उपलब्ध है, ठीक है। कृमि संक्रमण के लिए नहीं है, गोनोरिया के लिए भी नहीं, HIV के लिए भी नहीं है। किसके लिए है? जापानी इंसेफेलाइटिस के लिए है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए इसका आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 9 क्वेश्चन है हमारा, ARI स्टैंड फॉर। क्या है? ARI स्टैंड फॉर मतलब ARI का पूरा नाम क्या है? बताइए ARI जो है उसका पूरा नाम क्या है? इसका आंसर बताइए जल्दी। तो ऑप्शन ए है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ऑप्शन बी है एक्यूट रीनल इन्फेक्शन, ऑप्शन सी है हमारा एक्यूट रेक्टल इलनेस, ऑप्शन नंबर डी है एक्यूट रैपिड इन्फ्लेमेशन। बताइए किसके लिए? बताइए ARI का पूरा नाम इनमें से क्या हुआ? क्या है इनमें से ARI का फुल फॉर्म? राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर लिख लीजिए आप इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। क्या हो जाएगा? एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ARI को बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं ARI को? एक्यूट, ए से एक्यूट, आर से रेस्पिरेटरी और आई से इन्फेक्शन होगा, ठीक है। ARI क्या है? जैसे कि श्वसन संक्रमण या फिर निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, ये सब होते हैं ARI में, ये सब आते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए इसका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 10 क्वेश्चन है हमारा, निमोनिया इज कॉमनली कॉज्ड बाय। क्या है? निमोनिया इज कॉमनली कॉज्ड बाय मतलब निमोनिया आमतौर पर किससे होता है? बताइए निमोनिया आमतौर पर इनमें से किससे होता है? तो ऑप्शन ए है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ऑप्शन बी है स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ऑप्शन नंबर सी है हमारा पोलियो वायरस, ऑप्शन डी है सिगेला। तो बताइए किससे होता है निमोनिया? निमोनिया आमतौर पर इनमें से किससे होता है? राइट आंसर बताइए इसका। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निमोनिया जो है स्ट्रेप्टोकोकस होता है, स्ट्रेप्टोकोकस के कारण होता है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया आमतौर पर स्ट्रेप्टोकोकस से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से होता है, ठीक है। राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर क्या लगा लीजिए? राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए इसका। निमोनिया का प्रमुख कारण है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है। क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 11 क्वेश्चन है हमारा, मेन सिम्टम ऑफ निमोनिया इन चिल्ड्रन। क्या है? मेन सिम्टम ऑफ निमोनिया इन चिल्ड्रन मतलब बच्चों में निमोनिया का मुख्य लक्षण है। बताइए बच्चों में निमोनिया का मुख्य लक्षण क्या है? तो ऑप्शन ए है फास्ट ब्रीदिंग मतलब तेज सांस लेना, ऑप्शन नंबर बी है जॉइंट पेन मतलब जोड़ों में दर्द, ऑप्शन सी है चकते मतलब रेस, ऑप्शन नंबर डी है हमारा स्वेलिंग इन नेक मतलब गर्दन की सूजन। तो बताइए बच्चों में निमोनिया का मुख्य लक्षण क्या है?
क्या है मुख्य लक्षण बच्चों में निमोनिया का? राइट आंसर बताइए जल्दी इसका। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? फास्ट ब्रीदिंग। बच्चों को अगर निमोनिया होता है तो बच्चे तेज तेज सांस लेने लगते हैं। क्या करते हैं? बहुत तेज तेज सांस लेने लगते हैं बच्चों को अगर निमोनिया हो जाता है तो। बच्चों में तेज सांस लेना निमोनिया का संकेत होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 12 क्वेश्चन है हमारा, प्रिवेंशन ऑफ ARI इंक्लूड्स। क्या है? प्रिवेंशन ऑफ ARI इंक्लूड्स मतलब ARI की रोकथाम में क्या शामिल है? बताइए इनमें से क्या शामिल है ARI की रोकथाम में? तो ऑप्शन ए है गुड न्यूट्रिशन मतलब अच्छा पोषण, ऑप्शन बी है हमारा वैक्सीनेशन मतलब टीकाकरण, ऑप्शन सी है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब केवल स्तनपान, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव मतलब उपरोक्त सभी। तो बताइए ARI की रोकथाम में क्या शामिल है? क्या शामिल है बताइए? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए इसका। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुड न्यूट्रिशन लेना भी ARI में शामिल है, टीकाकरण करवाना भी ARI में शामिल है और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग भी ARI में शामिल है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा पोषण, टीकाकरण और स्तनपान ARI से बचाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 13 क्वेश्चन है हमारा, लेप्रोसी इज कोज्ड बाय। क्या है? लेप्रोसी इज कोज्ड बाय मतलब कुष्ठ रोग किससे होता है? बताइए कुष्ठ रोग जो है वो किससे होता है? तो ऑप्शन ए है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ऑप्शन नंबर बी है हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन सी है हमारा ट्रेपोनेमा पैलिडम, ऑप्शन डी HIV। तो बताइए क्या हुआ इसका राइट आंसर? कुष्ठ रोग किससे होता है? किससे होता है कुष्ठ रोग? लेप्रोसी मतलब होता है कुष्ठ रोग। ठीक है, तो बताइए कुष्ठ रोग किससे होता है? तो ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए इसका राइट आंसर, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। क्या हो जाएगा? माइकोबैक्टीरियम लेप्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 14 क्वेश्चन है हमारा, कॉमन अर्ली सिम्टम ऑफ लेप्रोसी। क्या है? कॉमन अर्ली सिम्टम ऑफ लेप्रोसी मतलब कुष्ठ का आरंभिक लक्षण है। बताइए कुष्ठ का आरंभिक लक्षण इनमें से क्या है? तो ऑप्शन ए है लॉस ऑफ सेंसेशन मतलब संवेदना कम होना, मतलब संवेदना का कम होना, ऑप्शन बी है कफ मतलब खांसी, ऑप्शन सी है एब्डोमिनल पेन मतलब पेट दर्द, ऑप्शन डी है हमारा नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात को अंधापन। तो बताइए कुष्ठ रोग का लक्षण क्या है? आरंभिक लक्षण क्या है कुष्ठ रोग का? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लॉस ऑफ सेंसेशन। क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ सेंसेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब संवेदना का कम होना। कुष्ठ रोग का आरंभिक लक्षण है संवेदना का कम होना। शुरुआत में त्वचा पर शून्य धब्बे दिखते हैं। ठीक है, क्या है? शुरुआत में त्वचा पर शून्य धब्बे दिखते हैं कुष्ठ रोग के आरंभिक में। ठीक है, राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 15 क्वेश्चन है हमारा, MDT थेरेपी इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग। क्या है? MDT थेरेपी इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग मतलब MDT का उपयोग किस रोग में होता है? MDT का उपयोग किस रोग में होता है बताइए? तो ऑप्शन ए है पोलियो में, ऑप्शन बी है HIV में, ऑप्शन सी है लेप्रोसी में, ऑप्शन डी है मलेरिया में। तो बताइए MDT का उपयोग किस रोग में होता है? किस रोग में होता है MDT का? MDT का उपयोग बताइए जल्दी, किस में होता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुष्ठ रोग में लेप्रोसी में MDT का उपयोग होता है। ठीक है, MDT का उपयोग लेप्रोसी में होता है। ठीक है, किस में होता है? लेप्रोसी रोग में होता है। MDT दवाएं कुष्ठ रोग के इलाज में दी जाती हैं। ठीक है, MDT दवाएं कुष्ठ रोग के इलाज में दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 16 क्वेश्चन है हमारा, NLEP was launched in। क्या है? NLEP was launched in मतलब राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम कब शुरू हुआ? बताइए राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम कब शुरू हुआ?
तो ऑप्शन ए है हमारा 1955, ऑप्शन बी है 1963, ऑप्शन सी है 1985, ऑप्शन डी है 1991। तो बताइए राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? कब शुरू हुआ था इनमें से बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का? तो राइट आंसर लिख लीजिए आप, ऑप्शन नंबर ए 1955 में हुआ था। कब हुआ था? 1955 में हुआ था कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम शुरू। ठीक है, कब हुआ था? 1955 में शुरू हुआ था। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग कार्यक्रम 1955 से शुरू हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 17 क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वर्म इन्फेस्टेशन इन चिल्ड्रन। क्या है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वर्म इन्फेस्टेशन इन चिल्ड्रन? मतलब बच्चों में सबसे सामान्य कृमि कौन सा है? इनमें से बच्चों में सबसे सामान्य कृमि कौन सा है? कौन सा होता है बच्चों में सामान्य कृमि? तो ऑप्शन ए है राउंड वर्म, ऑप्शन बी हमारा हुक वर्म, ऑप्शन सी हमारा टैप वर्म, ऑप्शन डी है पिन वर्म। तो बताइए किस कौन सा है? बताइए कौन सा कृमि होता है बच्चों में सामान्यता, कौन सा होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राउंड वर्म होता है। कौन सा होता है? राउंड वर्म। ठीक है, कौन सा होता है? राउंड वर्म, मतलब आंत की कृमि होती है बच्चों में सामान्यता आंत में कृमि होती है। ठीक है, आंत वाली कृमि होती है। तो राइट आंसर लगा लीजिए राउंड वर्म। ठीक है, बच्चों में सबसे आम कृमि आंत्र कृमि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 18 क्वेश्चन है हमारा, सीवियर एनीमिया इज कॉज्ड बाय दिस वर्म। क्या है? सीवियर एनीमिया इज कॉज्ड बाय दिस वर्म, मतलब कौन सा कृमि गंभीर एनीमिया पैदा करता है? बताइए इनमें से कौन सा कृमि है जो गंभीर एनीमिया पैदा करता है? कौन सा है बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर लिख लीजिए आप, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? हुक वर्म। क्या हो जाएगा? हुक वर्म क्या होता है? गंभीर एनीमिया पैदा करता है हुक वर्म। ठीक है, हुक वर्म इसका राइट आंसर लगा लीजिए। हुक वर्म खून चूसकर एनीमिया पैदा करता है। ठीक है, हुक वर्म जो होता है वो खून चूसता है, तो इसलिए एनीमिया हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 19 क्वेश्चन है हमारा, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डीवॉर्मिंग। क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डीवॉर्मिंग, मतलब डीवॉर्मिंग के लिए दवा कौन सी है? बताइए डीवॉर्मिंग के लिए इनमें से दवा कौन सी है? तो ऑप्शन ए है एल्बेंडाजोल, ऑप्शन बी है हमारा पैरासीटामोल, ऑप्शन सी है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑप्शन नंबर डी है हमारा एमोक्सिसिलिन। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? डीवॉर्मिंग के लिए दवा कौन सी है? कौन सी है डीवॉर्मिंग के लिए दवा? इसका आंसर पता हो तो बताइए। तो राइट आंसर लिख लीजिए आप, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, एल्बेंडाजोल। क्या हो जाएगा? एल्बेंडाजोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीवॉर्मिंग के लिए हम क्या देते हैं? एल्बेंडाजोल देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं? एल्बेंडाजोल देते हैं डीवॉर्म के लिए। ठीक है, डीवॉर्म के लिए मुख्य दवा एल्बेंडाजोल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 20 क्वेश्चन है हमारा, पीरियड ऑफ नेशनल डीवॉर्मिंग डे। क्या है? पीरियड ऑफ नेशनल डीवॉर्मिंग डे, मतलब राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब है? बताइए राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब है? तो ऑप्शन ए है 15 जुलाई, ऑप्शन बी है 10 फरवरी, ऑप्शन सी है हमारा 1 दिसंबर, ऑप्शन डी है 14 नवंबर। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? बताइए राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? कब है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 10 फरवरी। कब मनाते हैं कृमि दिवस? 10 फरवरी को। ठीक है, 10 फरवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा राइट आंसर? 10 फरवरी। 10 फरवरी को कृमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भारत में 10 फरवरी को कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 21 क्वेश्चन है हमारा, ANM स्टैंड फॉर, मतलब ANM का पूरा नाम क्या है? ये तो आपको पता होगा, तो राइट आंसर लगा लीजिए आप इसका, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। ठीक है, ANM का फुल फॉर्म ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ होता है।
ठीक है। चलिए इसे हिंदी में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता बोलते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 22 क्वेश्चन है हमारा, मेन रोल ऑफ एएनएम इन विलेजेस। क्या है मेन रोल ऑफ एएनएम इन विलेजेस, मतलब गांव में एएनएम की मुख्य जिम्मेदारी क्या है। क्या है गांव में एएनएम की मुख्य जिम्मेदारी इनमें से। तो ऑप्शन ए है प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन, मतलब स्वास्थ्य शिक्षा देना। ऑप्शन बी है हमारा कंडक्टिंग इम्यूनाइजेशन, मतलब टीकाकरण करना। ऑप्शन सी है हमारा फैमिली प्लानिंग एडवाइस, मतलब परिवार नियोजन सलाह। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, मतलब उपरोक्त सभी। तो ये सभी काम एएनएम करती है। ठीक है। स्वास्थ्य शिक्षा देती है एएनएम, टीकाकरण करवाती है एएनएम, परिवार नियोजन सलाह भी देती है एएनएम। तो ये सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए। एएनएम की जिम्मेदारी टीकाकरण, परामर्श, शिक्षा, ये सब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 23 क्वेश्चन है हमारा, जॉब ऑफ एन एएनएम इंक्लूड्स, मतलब एएनएम का कार्य है, क्या कार्य है इनमें से एएनएम का। तो ऑप्शन ए है कंडक्टिंग डिलीवरीज, मतलब प्रसव कराना। ऑप्शन बी है रजिस्टर रखना। ऑप्शन सी है घर घर जाना। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। फिर सब भी कराती है एएनएम, रजिस्टर भी रखती है, घर घर भी जाती है एएनएम, ये सभी एएनएम के काम है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 24 क्वेश्चन है हमारा, आशा वर्कर मैनली वर्क्स फॉर, मतलब आशा कार्यकर्ता का मुख्य कार्य क्या है, क्या काम करती है आशा कार्यकर्ता, बताइए। तो ऑप्शन ए है ब्लेज मोबिलाइजेशन, मतलब गांव में जागरूकता और प्रोत्साहन। ऑप्शन बी है कंडक्टिंग ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन करना। ऑप्शन सी है हमारा लैब टेस्टिंग, मतलब प्रयोगशाला जांच। ऑप्शन डी हॉस्पिटल मैनेजमेंट, मतलब अस्पताल प्रबंधन। तो बताइए आशा कार्यकर्ता का मुख्य काम क्या है, क्या कार्य करती है आशा कार्यकर्ता। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, विलेज मोबिलाइजेशन, मतलब गांव में जागरूकता और प्रोत्साहन करती है। ठीक है, आशा कार्यकर्ता क्या कार्य करती है, गांव में जागरूकता और प्रोत्साहन करती है। आशा का काम लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 25 क्वेश्चन है हमारा, एएनएम प्रोवाइड्स ओआरएस फॉर। क्या है एएनएम प्रोवाइड्स ओआरएस फॉर, मतलब ओआरएस किस स्थिति में दिया जाता है, बताइए ओआरएस किस स्थिति में दिया जाता है। तो ऑप्शन ए है निमोनिया। ऑप्शन बी है डायरिया। ऑप्शन सी है ट्यूबरक्लोसिस। ऑप्शन डी है हाइपरटेंशन। तो बताइए ओआरएस इनमें से किस में दिया जाता है। तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी, दस्त में दिया जाता है ओआरएस। ठीक है, निमोनिया में नहीं देते हैं, ना ही क्षय रोग में देते हैं, ना ही ब्लड प्रेशर में तो देते ही नहीं। ठीक है, तो ओआरएस हम किस में देते हैं, ओआरएस हम देते हैं डायरिया में देते हैं, दस्त में ओआरएस दिया जाता है। ओआरएस दस्त से डिहाइड्रेशन को रोकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 26 क्वेश्चन है हमारा, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एएनएम इन मैटरनल हेल्थ। क्या है मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एएनएम इन मैटरनल हेल्थ, मतलब मातृ स्वास्थ्य में एएनएम की जिम्मेदारी, बताइए मातृ स्वास्थ्य में एएनएम की जिम्मेदारी क्या होती है। तो ऑप्शन ए है एंटीनेटल केयर, मतलब गर्भावस्था की देखभाल। ऑप्शन बी है रोड कंस्ट्रक्शन, मतलब सड़क निर्माण। ऑप्शन सी है फीडिंग प्रोग्राम ओनली, मतलब केवल पोषण कार्यक्रम। ऑप्शन डी है नॉन, मतलब कोई नहीं। तो बताइए मातृ स्वास्थ्य में एएनएम की जिम्मेदारी, बताइए मातृ स्वास्थ्य में एएनएम की जिम्मेदारी क्या है। तो गर्भावस्था की देखभाल, क्या है गर्भावस्था की देखभाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गर्भावस्था की देखभाल मतलब कि एंटीनेटल केयर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एएनएम गर्भवती महिलाओं की देखरेख करती है। एएनएम का काम क्या है, गर्भवती महिलाओं की देखरेख करना। ठीक है, उन्हें सही पर मेडिसिन देना, सही पर पोषण आहार की शिक्षा देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 27 क्वेश्चन है हमारा, दिस इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ एएनएम। बताइए एएनएम का कार्य इनमें से कौन सा नहीं है, कौन सा कार्य नहीं करती है एएनएम, बताइए। तो ऑप्शन ए है हेल्थ चेकअप्स। ऑप्शन बी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन। ऑप्शन सी है कंडक्टिंग सर्जरीज। ऑप्शन डी है हमारा इम्यूनाइजेशन। तो बताइए इनमें से क्या नहीं करती है एएनएम। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बताइए एएनएम का क्या कार्य नहीं इनमें से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। एएनएम जो होती है वो सर्जरी नहीं करती है। ठीक है, स्वास्थ्य जांच करती है, दवा बांटती है, टीकाकरण भी करती है, पर सर्जरी नहीं करती है एएनएम।
तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, सर्जरी करना एएनएम का कार्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 28 क्वेश्चन है हमारा, न्यूट्रिशन एजुकेशन इज प्रोवाइडेड बाय। क्या है न्यूट्रिशन एजुकेशन इज प्रोवाइडेड बाय, मतलब पोषण शिक्षा कौन देता है। बताइए इनमें से पोषण शिक्षा कौन देता है। तो डॉक्टर देता है क्या, एएनएम देती है क्या, टीचर देते हैं क्या, पॉलिटिशियन देते, कौन देता है पोषण शिक्षा। पोषण शिक्षा कौन देता है बताइए। तो राइट आंसर लिख लीजिए आप ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एएनएम स्वास्थ्य कर्मी देती है पोषण शिक्षा। ठीक है, पोषण शिक्षा कौन देती है, एएनएम स्वास्थ्य कर्मी। अगर एएनएम नहीं होता तो आप डॉक्टर भी लगा सकते थे इसका आंसर। ठीक है, डॉक्टर भी इसका आंसर हो सकता था। अगर डॉक्टर नहीं होता तो अध्यापक बोल सकते थे, अध्यापक भी पोषण शिक्षा दे सकते हैं, देते नहीं है पर दे सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर अभी क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका एएनएम होगा। ठीक है, एएनएम स्वास्थ्य कर्मी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एएनएम हेल्थ वर्कर पोषण शिक्षा देती है, एएनएम पोषण और स्वच्छता पर शिक्षा देती है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 क्वेश्चन है हमारा, एएनएम मेंटेन विज एसेंशियल रजिस्टर। क्या है, एएनएम मेंटेन्स विज एसेंशियल रजिस्टर, मतलब एएनएम कौन सा जरूरी रजिस्टर रखती है। बताइए एएनएम कौन सा जरूरी रजिस्टर रखती है। तो ऑप्शन ए है इम्यूनाइजेशन रजिस्टर, ऑप्शन बी है फैमिली प्लानिंग रजिस्टर, ऑप्शन सी है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ रजिस्टर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ, कौन से रजिस्टर रखती है एएनएम। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, मतलब उपरोक्त सभी। एएनएम मैटरनल रजिस्टर भी रखती है, फैमिली प्लानिंग रजिस्टर भी रखती है, इम्यूनाइजेशन रजिस्टर भी रखती है, सभी रजिस्टर रखती है एएनएम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एएनएम सभी प्रकार के स्वास्थ्य रजिस्टर रखती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 क्वेश्चन है हमारा, एएनएम हेल्प्स इन डॉट्स प्रोग्राम फॉर। क्या है, एएनएम हेल्प्स इन डॉट्स प्रोग्राम फॉर, मतलब एएनएम डॉट्स कार्यक्रम में किस रोग के लिए मदद करती है। बताइए एएनएम डॉट्स कार्यक्रम में किस रोग के लिए मदद करती है। तो ऑप्शन ए है लेप्रोसी, मतलब कुष्ठ रोग, ऑप्शन बी है ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन सी है एचआईवी, ऑप्शन डी है मलेरिया। तो बताइए एएनएम डॉट्स कार्यक्रम में किस रोग के लिए मदद करती है, किस रोग के लिए मदद करती है। राइट आंसर क्या हुआ इसका, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस, मतलब कि टीबी या फिर क्षय रोग के लिए मदद करती है। ठीक है, एएनएम डॉट्स कार्यक्रम में क्षय रोग या फिर टीबी के लिए मदद करती है। डॉट्स कार्यक्रम टीबी के लिए है, किसके लिए है, डॉट्स कार्यक्रम टीबी के लिए है। डॉट्स मतलब टीबी, ठीक है, और एलिसा मतलब एचआईवी। ठीक है, डॉट्स मतलब होता है टीबी, ये समझ जाइए, और एलिसा जो होता है, एलिसा टेस्ट, वो किसका होता है, वो एड्स का होता है। ठीक है, एड्स का एलिसा होता है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए इसका। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए आगे भी ऐसे ही वीडियो लाती रहूं। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।